एक सुहानी दोपहर थी। शहर के पार्क में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और सुनहरी धूप पत्तों से छनकर जमीन पर झिलमिला रही थी। राइतो और शीरो पार्क की पगडंडी पर चलते जा रहे थे, कभी कंकड़ ठोकर मारते, कभी यूं ही बातें करते। चारों ओर जीवन की मीठी हलचल थी। बच्चे बुलबुले के पीछे भाग रहे थे, कुत्ते चेन खींच रहे थे और कहीं दूर आइसक्रीम कार्ट की घंटी बज रही थी। और तभी हवा में एक लाजवाब मसालेदार खुशबू तैरने लगी, इतनी स्वादिष्ट और अनोखी कि दोनों एक साथ रुक गए। सूं सूं, ये खुशबू किस चीज की है? शिरो ने अपनी नाक ऊपर उठाई, जैसे कोई जिज्ञासु पिल्ला सूंघ रहा हो। राइतो ने सिर झुकाया। लगता तो है नूडल्स की, लेकिन कुछ अलग है, तीखा भी, मीठा भी। शिरो ने जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। वो तो जैसे उस खुशबू के पीछे उड़ता हुआ चला गया, घास पर फिसलता हुआ कम, जैसे कोई पतंग खुशबू की डोर पकड़कर उड़ चली हो। एक विशाल बरगद के पेड़ के पीछे, जो इतना बड़ा था जैसे उसमें कोई राज छिपा हो, उन्हें दिखा एक छोटा सा नूडल कार्ट, पुराना लेकिन रंग बिरंगा। उसके ऊपर लाल छतरी लगी थी और खिड़की से भाप उठ रही थी। एक बूढ़ा आदमी उस कार्ट के पीछे खड़ा था, आंखों में प्यारी सी मुस्कान लिए। स्वागत है, उसने कहा, लकड़ी के बड़े चम्मच से एक हांडी में कुछ चलाते हुए। चखोगे रहस्यमयी नूडल? शिरो की आंखों में चमक आ गई। हाँ, वो उछल पड़ा, लेकिन राइतो थोड़ा पीछे हट गया। रुको, इसमें है क्या? अगर कुछ अजीब निकला तो? बूढ़ा आदमी बस हंस पड़ा, जैसे उसे ये सवाल कई बार सुनने की आदत हो। बस यही तो मजा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राइतो कुछ कह पाता उससे पहले ही शिरो ने एक बड़ा सा निवाला नूडल्स का मुंह में भर लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, डर से नहीं, खुशी से। वाह, ये तो गजब है, उसने हंसते हुए कहा। जैसे मसालेदार आम और भुनी हुई मूंगफली, समझ ही नहीं आ रहा क्या है, पर मजेदार है। राइतो थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और एक छोटा सा निवाला लिया। और वो स्वाद कमाल का था, गर्म, मजेदार और बिल्कुल नया। राइतो के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। दोनों पार्क की एक बेंच पर बैठ गए, सूरज की ढलती रोशनी में, और आराम से अपनी अपनी कटोरी के आखिरी कतरे तक नूडल्स चट कर गए। नई चीजें आजमाना इतना भी बुरा नहीं, राइतो ने कहा, चॉपस्टिक से आखिरी बूंद चाटते हुए। शिरो ने उसे कोहनी मारी और मुस्कुराया। कहा था ना, स्ट्रीट फूड सफारी दिन वन सफल था। पीछे से वो बूढ़ा दुकानदार उन्हें हाथ हिलाकर विदा कर रहा था और दोनों सोच रहे थे, कल कहां जाना है। सीख कभी कभी सबसे अच्छा अनुभव तब होता है जब हम अनजाने को आजमाने की हिम्मत करते हैं। टैको की परेशानी। सप्ताहांत के स्ट्रीट फेयर में चारों ओर संगीत, हंसी और दुनिया भर के स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैली हुई थी। रंग बिरंगे स्टॉल सड़क के दोनों ओर सजे थे, हर एक में कुछ नया आजमाने को मिल रहा था। लेकिन शिरो को घूमने फिरने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही उसकी नजर लेन के आखिर में लगे टैको ट्रक पर पड़ी, वो दौड़ पड़ा। टैको, वो खुशी से चिल्लाया और लगभग खुद के पैरों से ठोकर खा बैठा। बिना मेनू पढ़े या पूछे शिरो सीधे काउंटर पर झुका और ओपन टॉपिंग बार से सामग्री भरने लगा। खट्टा क्रीम का एक बड़ा स्कूप, ढेर सारा चीज, थोड़ी सलाद पत्तियां और बिना सोचे लाल सालसा की एक मोटी परत। फिर उसने नाक सिकोड़ ली। उफ, ये लाल चीज तो गंदी सी लग रही है, उसने ऊंची आवाज में कहा। एक पल को माहौल थम गया। काउंटर के पीछे खड़ा शेफ, जो धनिया काट रहा था, धीरे धीरे ऊपर देखने लगा। उसके चेहरे का हंसमुख भाव अब दुख में बदल गया था। राइटो, जो अभी शिरो के पीछे पीछे आया था, ने उसे हल्के से कोहनी मारी। शिरो, उसने धीरे से कहा, वो सालसा कोई आम टॉपिंग नहीं है। शेफ ने मुझे पहले ही बताया था, वो उसकी दादी माँ की रेसिपी है। प्यार से बनाई गई, पीढ़ियों से चली आ रही है। शिरो की आंखें फैल गईं। उसका ऐसा कुछ कहने का इरादा नहीं था, बस उसने बिना सोचे बोल दिया था। ओह, मुझे पता नहीं था, वह बुदबुदाया और शेफ की ओर मुड़ा। माफ कीजिए, मेरा मकसद आपके खाने का अपमान करना नहीं था। शेफ का गंभीर चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गया। उसने पीछे से एक ताजा टैको का शेल निकाला। कोई बात नहीं, उसने गर्मजोशी से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक टैको बनाता हूँ, जैसा मेरी अबुएला, दादी, बनाती थी। शेफ ने बड़े प्यार और ध्यान से टैको में सामग्री भरी और आखिर में खास सालसा डाला। शिरो ने एक कौर लिया। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ये तो कमाल है, वो चिल्लाया। राइटो मुस्कुराया। कहा था ना, हर संस्कृति की अपनी अनमोल विरासत होती है, बस दिल से स्वाद चखना होता है। शिरो ने टैको को जैसे कोई खजाना हो वैसी अहमियत से थामे रखा। उस दिन के बाद वो कभी भी खाने को उसी तरह नहीं देख पाया। सीख, मॉरल,
अन्य संस्कृतियों और उनके खाने की परंपराओं का सम्मान करें। दिन 3, आइसक्रीम अफरा तफरी। तेज धूप आसमान से आग बरसा रही थी और फुटपाथ मानो तपते तवे की तरह झुलस रहा था। राइटो और शिरो पसीने से तरबतर हो चुके थे जब वे नुक्कड़ पर लगे आइसक्रीम ठेले तक पहुंचे। रंग बिरंगी फ्रूटी आइसक्रीम सूरज की रोशनी में किसी खजाने की तरह चमक रही थी। मुझे ग्रेप, चेरी और ऑरेंज चाहिए, शिरो ने उत्साह से कहा और दोनों हाथों से एक साथ 3 आइसक्रीम उठा ली। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, एक आइसक्रीम उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी, चिपचिपे रस के साथ फुटपाथ पर फैलती हुई। अरे, शिरो चौंका। राइटो ने गिरी हुई आइसक्रीम को देखा और भुएं चढ़ा ली। तुम्हें इतनी आइसक्रीम की जरूरत ही नहीं थी, उसने कहा। एक बार में तो एक ही खा सकते हो। उसी वक्त बगल से एक छोटी सी आवाज आई। एक 5 साल का बच्चा हाथ में 1 रुपया पकड़े मायूस चेहरा लिए खड़ा था। आइसक्रीम वाला सिर हिलाकर इशारा कर रहा था कि आइसक्रीम खत्म हो गई है। शिरो ने जमीन पर पिघलती आइसक्रीम को देखा, फिर अपने हाथों में बची 2 आइसक्रीम की ओर देखा। उसने फिर बच्चे की ओर देखा और मुस्कुराया। लो, उसने कहा, नीचे झुकते हुए बच्चे को एक आइसक्रीम थमाई। मेरे पास जरूरत से ज्यादा थी। बच्चे की आंखें खुशी से चमक उठी। धन्यवाद। बच्चा खुशी खुशी उछलता हुआ चला गया। राइटो ने एक भू ऊपर उठाई। अचानक इतना उदार कैसे हो गया? शिरो ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। अगली बार सिर्फ उतना ही लूंगा जितनी जरूरत हो। सबक मिल गया। सीख, खाना बर्बाद मत करो, जितनी जरूरत हो उतना ही लो। दिन 4, चुर्रों की दौड़। मेले में धूप तेज थी और हवा में दालचीनी और चीनी की मीठी खुशबू तैर रही थी। तभी शिरो के कानों में पहियों की आवाज गूंजी। लाल और सुनहरे रंग की एक चुर्रो गाड़ी बिजली की तरह दौड़ती हुई निकली, जो कबूतरों के झुंड को जरा सा चुगते हुए निकल गई। चुर्रो गाड़ी पकड़ो और पाओ एक सुनहरी स्टिक, विक्रेता चिल्लाया, एक हाथ में स्टीयरिंग, दूसरे से हवा में चीनी उछालता हुआ जैसे कोई जादू दिखा रहा था। शिरो एक पल भी नहीं रुका। सुनहरी स्टिक, मैं आ रहा हूं, वो चिल्लाया और रॉकेट की तरह दौड़ पड़ा। वो कॉटन कैंडी की दुकानों के बीच से गुजरा, कीचड़ से छलांग लगाई और बच्चों की हंसी और चौंके हुए माता पिता के बीच से जिगजैग करता गया। राइटो, जो हमेशा सोच समझ कर चलता है, भागा नहीं। वो वहीं खड़ा रहा, उसकी निगाहें चुर्रो गाड़ी का पीछा कर रही थी। घोड़े की सवारी के पास बाईं ओर मुड़ेगी, फिर नींबू पानी वाले स्टॉल के नीचे की ढलान, वो बुदबुदाया, दिमाग में रास्ता तय करते हुए। जब शिरो पूरे जोश के साथ दौड़ रहा था, राइटो शांति से शॉर्टकट वाले रास्ते से गया और गाड़ी से उस मोड़ पर मिल गया जहां वो मुड़ने ही वाली थी। शिरो कुछ सेकंड बाद पहुंचा, हांफता हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। हमने पकड़ लिया। विक्रेता हंस पड़ा और उन्हें एक चमचमाता चुर्रो थमा दिया, जिस पर खाने वाली सुनहरी झिलमिलाहट थी। टीम वर्क का इनाम, उसने कहा। तभी पीछे से किसी की हल्की सी चीख सुनाई दी। एक बूढ़ी महिला, जो खुद भी उत्साह में दौड़ रही थी, ठोकर खाकर गिर पड़ी थी। उनकी छड़ी एक ओर गिर गई थी। शिरो दौड़कर उन्हें उठाने गया और राइटो ने उनका गिरा हुआ बैग उठाया। आप ठीक हैं, दादी जी? दोनों ने एक साथ पूछा। महिला मुस्कुराई, थोड़ी सहमी लेकिन शुक्रगुजार। मैं तो एक सपना पकड़ने दौड़ी थी, लेकिन यहां मुझे दया और मदद मिल गई। जब वे उन्हें बेंच तक ले गए, शिरो ने उन्हें सुनहरी चुर्रो का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने आंसू भरी आंखों से वह टुकड़ा स्वीकार किया। राइटो ने शिरो की ओर देखा और मुस्कुराया। मदद करना अकेले जीतने से ज्यादा अच्छा लगता है। और जैसे जैसे सूरज मेले की झूलों के पीछे ढलता गया, वो सुनहरी स्टिक चमक रही थी। इसलिए नहीं कि वह कीमती थी या मीठी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बांटी गई थी। सीख, टीमवर्क और दया हमेशा इनाम से ज्यादा कीमती होते हैं। दिन 5, बिरयानी का रहस्य। एक तीखी, मसालेदार खुशबू ने संकरी गली को भर दिया, जो शिरो को सांप की तरह लपेटने लगी। वो झुंझलाकर बोला, उफ, ये कैसी गंध है। उसने अपनी बांह से नाक ढांक ली। हवा में भुने हुए मसालों, तली हुई प्याज और किसी अनजाने लेकिन बहुत पुराने सुगंध की मोटी परत थी। राइटो, हमेशा की तरह जिज्ञासु, आगे झुका। उसकी आंखों में चमक थी। गंध तो जबरदस्त है, उसने फिर से सूंघा। थोड़ी तीखी, लेकिन दिलचस्प। वे दोनों पुराने शहर के दिल में छुपे एक चहल पहल भरे फूड मार्केट में भटक आए थे। दोनों ओर लगे स्टॉलों से धुआं और स्वादों की खुशबू उठ रही थी। उसी भीड़ में एक कोमल सी महिला एक विशाल, भाप छोड़ती हांडी के पास खड़ी थी। उसके सिर पर केसरी दुपट्टा था और आंखों में शरारत भरी गर्माहट। बिरयानी चखोगे? उसने रेशमी आवाज में पूछा। शिरो ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं भाई, रहने दो, मुझे नहीं पसंद आएगी। राइटो ने मुस्कुराते हुए उसे कोहनी मारी। अरे यार, थोड़ी तो हिम्मत दिखा। महिला ने उन्हें छोटे छोटे कटोरे थमा दिए। सुनहरे चावल तेल से चमक रहे थे, ऊपर हरे धनिये की पत्तियां और मुलायम मांस के टुकड़े थे।
उसमें से निकलती भाप में जीरा, लौंग और कुछ ऐसा था जो सदियों पुराना और जादुई लगा। राइटो ने बिना सोचे एक कौर मुंह में डाल लिया। शिरो ने देखा कि उसका चेहरा जैसे रोशनी से भर गया हो। वाह, राइटो फुसफुसाया। शिरो, तुम्हें ये जरूर चखना चाहिए। शिरो हिचकिचाया, फिर गहरी सांस लेकर धीरे से एक छोटा कौर चखा। धमाका! स्वाद उसके मुंह में आतिशबाजी की तरह फूट पड़ा, तेज, मीठा, धुआंधार और गहरा। ये संगीत जैसा था, मसालों में बुनी हुई कहानी की तरह। उसकी आंखें फैल गईं। ये तो जैसे मुंह में कोई कहानी चल रही हो, उसने चकित होकर कहा। महिला मुस्कुराई। हर चावल का दाना एक किस्सा कहता है, उसने कहा। ये तो जश्न का खाना है, यादों का और घर का। शिरो ने उसकी ओर सम्मान से देखा। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये पसंद आएगा। राइटो ने सिर हिलाया, चम्मच चाटते हुए। यही बात है, शिरो। कभी भी खाने को सिर्फ उसकी खुशबू से मत आंको। जैसे ही वे दोनों वहां से चले, जीभ पर अब भी उस गर्माहट का एहसास था। शिरो ने एक बार मुड़कर महिला और उसकी बिरयानी की हांडी को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उस दिन उसने सीखा कि सबसे अच्छी कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां हमारी आराम की सीमा खत्म होती है। सीख, किसी भी खाने या इंसान को मौका दिए बिना मत आंको। दिन 6, बबल टी का बवंडर। एक धूप भरी दोपहर थी जब शिरो ने एक रंग बिरंगे बबल टी स्टॉल को खोज निकाला जो शहर के प्लाजा में 2 इमारतों के बीच छिपा हुआ था। वहां लगे चमकीले बोर्ड पर मोटे अक्षरों में लिखा था, बो बबलिस, एक लो एक फ्री पाओ। शिरो की आंखें खुशी से चमक उठी, जैसे कोई बच्चा मिठाई की दुकान में घुस गया हो। बस एक कप, उसने खुद से कहा। लेकिन ब्राउन शुगर की मीठी खुशबू, चमकते हुए टैपियोका मोती और लोगों के बबल टी पीने की खनखनाती आवाजों ने उसकी इच्छा शक्ति को पूरी तरह तोड़ दिया। 1 कप से 2 हुए, फिर 3, फिर न जाने कैसे 4। जब राइटो ने उसे खोजा तो शिरो एक बेंच पर फैला हुआ था। उसकी पलकें आधी बंद, गालों पर चीनी चिपकी हुई थी। टारो बबल टी का आधा भरा कप उसके हाथ से गिरकर जमीन पर लुढ़क गया। शिरो, राइटो ने भुएं उठाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। शिरो धीरे धीरे उठा और नींद में चलते हुए प्लाजा में घूमने लगा, सीधा एक सजावटी फव्वारे की ओर। उसकी आंखें आधी बंद थी, पैर घिसटते हुए चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीनी के नशे में हो। शिरो, राइटो ने भागकर उसके हुडी को पीछे से पकड़ लिया, ठीक उस समय जब वो पानी में गिरने ही वाला था। शिरो ने धीरे से पलकें झपकाईं, शायद अभी भी आधी नींद में। मम्मा, मोची मिल्क टी विद पुडिंग। राइटो हंस पड़ा। मध्यमता, मेरे दोस्त, मध्यमता। शिरो ने कराते हुए अपने सिर को रगड़ा। आज के लिए बबल टी बंद। शायद। राइटो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगली बार मैं तुम्हारे टैपियोका पर्ल्स की गिनती करूंगा। आज की सीख, अपनी पसंदीदा चीजों का आनंद लो, लेकिन ज्यादा नहीं। सबसे अच्छी चीजें भी संतुलन में ही अच्छी लगती हैं। दिन 7, मक्के की मस्ती। गर्मियों की धूप चमक रही थी और पार्क में शिरो और राइटो टहल रहे थे। चारों ओर बच्चों की हंसी और बातचीत गूंज रही थी। हवा में ताजी घास और भुने हुए मक्के की खुशबू थी और हर तरफ से खेलते बच्चों की आवाजें आ रही थी। पिकनिक वाले हिस्से के पास कुछ बच्चों ने एक नया खेल खोज निकाला था। वे बचे हुए मक्के के भुट्टों को फ्रिस्बी की तरह फेंक रहे थे। वे जोश में चिल्ला रहे थे और भुट्टे हवा में घूमते हुए घास पर आकर गिरते। शिरो भी उत्साहित होकर उनके पास दौड़ गया। उसने एक भुट्टा उठाया और पूरी ताकत से घुमाकर फेंका, लेकिन निशाना चूक गया। भुट्टा दूर जाकर एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे गिलहरी को जा लगा। गिलहरी घबरा गई और चू चू करती हुई तेजी से पेड़ पर चढ़ गई। राइटो ने भुएं चढ़ाई। यह सही नहीं था, शिरो। शिरो की आंखें झुक गईं। मुझे नहीं पता था, मैं बस मस्ती में बह गया। उन्होंने चारों ओर देखा। घास पर मक्के के छिलके, कुचले हुए नैपकिन और इधर उधर बिखरा कूड़ा पड़ा था। अभी अभी जो खेल था वह अब सही नहीं लग रहा था। शिरो ने एक गहरी सांस ली और भुट्टे उठाने लगा। राइटो भी उसके साथ जुड़ गया। दोनों ने मिलकर न सिर्फ अपना फैलाया कूड़ा बल्कि आसपास पड़ा अन्य कचरा भी साफ किया। साफ सफाई के बाद राइटो ने अपने बैग से एक मार्कर निकाला और पास पड़ी कार्डबोर्ड पर कुछ लिखा। फिर वो उसे जमीन में गाड़कर खड़ा कर दिया। उस पर लिखा था, प्रकृति का सम्मान करें, कूड़ा न फैलाएं। पास ही खड़ा भुना हुआ मक्का बेचने वाला ये सब देख रहा था। वो मुस्कुराया और उन्हें पास बुलाया। पाक का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद, उसने कहा और उन्हें 2 परफेक्टली भुने हुए भुट्टे थमा दिए। उन पर मक्खन पिघल रहा था, खुशबू जबरदस्त थी। वे दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठ गए जहां गिलहरी भागी थी। भुट्टा खाते हुए उन्होंने देखा कि वही गिलहरी शाखा से झांक रही थी। शायद माफ करने आई थी या फिर उनके भुट्टों की खुशबू ने उसे खींच लिया था। शिरो हंस पड़ा। अगली बार बस मक्का खाएंगे, फेंकेंगे नहीं।
राइटो मुस्कुराया, सही कहा। और इस तरह पेट भरे हुए एक छोटी सीट के साथ वे उस पेड़ के नीचे शांति से बैठे रहे, एक साफ सुथरे सुंदर पार्क की शांति का आनंद लेते हुए। वॉफल वॉबल, डगमगाता वॉफल। वनीला और मेपल सिरप की मीठी खुशबू हवा में घुली हुई थी, जैसे किसी मिठास का बादल तैर रहा हो। समर फेस्टिवल का 8वां दिन था और सुबह की सबसे बड़ी आकर्षण थी ग्रेट वॉफल ऑफ प्रतियोगिता। बच्चे लंबे लंबे टेबलों के इर्द गिर्द जुटे हुए थे। किसी के हाथ में बैटर का कटोरा था तो कोई वॉफल आयरन गर्म कर रहा था। जज लोग क्लिपबोर्ड लिए ध्यान से सब देख रहे थे। राइटो पूरे ध्यान से काम कर रहा था। उसका वॉफल आयरन एकदम सटीक तापमान पर था और बैटर तो जैसे मिलीमीटर में नापा गया हो। दूसरी ओर शिरो का हाल एकदम अलग था। उसके बालों में आटा, शर्ट पर बैटर के छींटे और उसका वॉफल ऐसा लग रहा था जैसे किसी जेलीफिश ने प्लेट पर कब्जा कर लिया हो। ओह, ये तो डगमगा रहा है, राइटो ने कहा भुएं चढ़ाते हुए। ये कला है, शिरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये समझ में आने के लिए नहीं, भूख लगाने के लिए होता है। उनकी हंसी एक हल्की सी सिसकियों से रुक गई। पास ही एक छोटा बच्चा, मुश्किल से 7 साल का, घबराया सा खड़ा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और होंठ कांपते हुए। उसके वॉफल का एक हिस्सा जला हुआ था और दूसरा अदब का। ऊपर से टॉपिंग ऐसे बिखरे हुए थे जैसे कोई पटाखा फूटा हो। शिरो ने राइटो को कोहनी मारी। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन प्रतियोगिता? राइटो ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा। फिर उसने उस बच्चे के कांपते हाथ देखे और बोला, ठीक है, करते हैं। उन्होंने अपने पास से कुछ स्प्रिंकल्स, व्हिप्ड क्रीम और बिल्कुल सही कटे हुए स्ट्रॉबेरी उठाए। शिरो ने बच्चे को दिखाया कि कैसे व्हिप्ड क्रीम को धीरे से एक बर्फीले पहाड़ की तरह सजाना है और राइटो ने सिर्फ को बिल्कुल सही मात्रा में डाला। कुछ ही देर में वह बिखरी हुई प्लेट एक शानदार कृति में बदल गई, एक परी कथा जैसी रंग बिरंगी कल्पनाओं से भरी डिश। बच्चे की आंखें चमक उठी। जब जज वहां आए तो उन्होंने उन तीनों को देखा और मुस्कुरा उठे। ये, मुख्य जज ने कहा, टीम वर्क वॉफल ऑफ द डे है। उन्हें न तो गोल्डन स्पैटुला मिला, न ही पहला स्थान, लेकिन जब वे तीनों मिलकर वो वॉफल खा रहे थे, सिर्फ टपक रहा था और सब हंस रहे थे, तो शिरो ने मुंह भरे हुए कहा, यह सबसे स्वादिष्ट जीत है। राइटो मुस्कुराया और वो छोटा बच्चा खिल उठता है, क्योंकि कई बार सबसे अच्छे इनाम ट्रॉफी या मेडल नहीं होते, बल्कि वे पल होते हैं जो हम किसी और की मदद करके बनाते हैं। आज का सबक, किसी की मदद करना जीतने से कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। दिन 9, डोसा दुविधा। दोपहर की धूप बाजार की गलियों में चमक रही थी। चारों ओर सांभर, नारियल की चटनी और मसालेदार दालों की खुशबू फैली हुई थी। शिरो और राइटो भीड़ में घूमते हुए उस महक के पीछे पीछे एक दक्षिण भारतीय खाने की स्टॉल तक पहुंच गए, जहां एक आदमी बड़े हुनर से गर्म तवे पर सुनहरे डोसे पलट रहा था। शिरो की आंखें चमक उठी। मैं भी एक डोसा पलटना चाहता हूं, वो उत्साह में उछलते हुए बोला। विक्रेता मुस्कुराया। उसकी ऊर्जा से प्रभावित होकर उसने सिर हिलाया और शिरो को स्पैटुला पकड़ा दिया। राइटो ने एक भूं उठाई। तुम्हें यकीन है कि यह सही आइडिया है? लेकिन शिरो पहले ही तवे के पास खड़ा था। उसने स्पैटुला डोसे के नीचे सरकाया, आंखें एकाग्रता से भरी। फिर एक आत्मविश्वास भरा झटका, फटाक, छपाक। डोसा हवा में लहराता हुआ उड़ा और सीधा जाकर एक सोते हुए आवारा कुत्ते के सिर पर जा गिरा। पूरी स्टॉल सन हो गई। विक्रेता का मुंह खुला का खुला रह गया। रागीर हैरानी से देखने लगे। कुत्ता हड़बड़ाकर जागा, फिर अपने सिर से डोसा चाटने लगा जैसे उसे मजा आ रहा हो। शिरो वहीं थम गया। उसकी आंखों में घबराहट थी। मेरा मतलब ये नहीं था। इससे पहले कि माहौल बिगड़ता, राइटो सामने आया, हाथ उठाकर बोला, सब ठीक है, किसी को चोट नहीं लगी, सिवाय शायद उस डोसे की गरिमा के। भीड़ में हंसी की लहर दौड़ गई। विक्रेता ने सिर हिलाया। नाराज तो था, लेकिन अब हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहे, शिरो आगे बढ़ा और झुककर माफी मांगी। मुझे माफ कीजिए, उसने कहा। मैं सफाई में मदद करता हूं और डोसे का पैसा भी दूंगा। विक्रेता का चेहरा कुछ नर्म हुआ। गलतियां होती हैं, बस आगे से थोड़ा ध्यान रखना। शिरो और विक्रेता ने मिलकर सफाई की और शिरो ने जिद करके पैसे भी दिए। उसकी ईमानदारी देखकर विक्रेता मुस्कुराया और बोला, आओ, मैं तुम्हें सही तरीका सिखाता हूं। इस बार विक्रेता की मदद से शिरो ने डोसा सही से पलटा, एकदम सुनहरा, कुरकुरा और पूरा का पूरा। विक्रेता ने उसकी पीठ थपथपाई। बुरा नहीं, डोसा बॉय। तीनों हंस पड़े, इवन वो कुत्ता भी जो अब फिर से उनके पैरों के पास बैठ गया था, उम्मीद भरी आंखों से डोसे की ओर देखता हुआ। आज की सीख, गलती करना ठीक है, अगर आप उसे स्वीकार करके सही करने की कोशिश करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।